गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपने चारों ओर हर रोज विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों को देखते हैं। क्या देखते हैं? विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों को डेली देखते हैं। तो हम लोग डेली क्या देखते हैं? हमारे चारों ओर विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों को देखते हैं। ये पदार्थ क्या है? कुछ तत्व भी हो सकते हैं, कुछ यौगिक भी होते हैं। ये जो पदार्थ है, ये जो विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ है, ये क्या है? तत्व भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। तो डेली हम लोग जो अपने चारों ओर विभिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को देखते हैं, ये क्या है? कभी कुछ तत्व भी होंगे, कुछ क्या होंगे? यौगिक भी होंगे। अगर स्वाद के आधार पर बोले, इनमें से कुछ के स्वाद, ये जो तत्व और यौगिक हमको मिलते हैं चारों ओर, ये तो विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ है। इसमें से कुछ के स्वाद खट्टे होंगे, कुछ के स्वाद कुछ क्या होंगे? कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। कुछ के स्वाद कुछ क्या होते हैं? नमकीन भी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, कुछ क्या है? खट्टा है, कुछ क्या है? कड़वा है, कुछ के स्वाद क्या है? नमकीन है। तो ये जो है, इन्हीं के आधार पर, तो ये जो पदार्थ के जो विभिन्न गुणधर्म है, इन पदार्थों के विशेष प्रकार के हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो गुणधर्म इसके हैं, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? पदार्थों को, ये जो पदार्थ है, ये तत्व भी है, हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। तो पदार्थों को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं अम्ल, एक को बोलते हैं अम्ल, एक को बोलते हैं भस्म, एक को बोलते हैं लवण। अम्ल, भस्म, लवण। तो हम लोग क्या यहां पर देखें कि हमारे चारों ओर विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ पाए जाते हैं। ये क्या है? ये जो पदार्थ है, ये तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कुछ के स्वाद खट्टे होते हैं, कुछ के स्वाद कड़वे होते हैं, कुछ के स्वाद क्या होते हैं? नमकीन होते हैं। तो ये जो पदार्थों के गुणधर्म है, पदार्थों के गुणधर्म के आधार पर हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है अम्ल, एक है भस्म, तीसरा है लवण। इन पदार्थों के जो गुणधर्म है, इनके गुणधर्म एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। ये जो पदार्थ है, इनके गुणधर्म, इन पदार्थों के गुणधर्म कैटेगराइज किए। तो इसके बाद हम लोग देखें कि इन पदार्थों के गुणधर्म एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। तभी तो हम लोग इसको कैटेगराइज कर पाए। इनके गुणधर्म एक दूसरे से काफी भिन्न हुए। इन पदार्थों के गुणधर्म के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटे। एक है अम्ल, एक है भस्म, एक है लवण। अब हम लोग अम्ल के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करें कि ये अम्ल आखिर क्या है। हम लोग
अम्ल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अम्ल का इंग्लिश नेम एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। अम्ल का अंग्रेजी नाम क्या है? एसिड। तो ये जो एसिड शब्द है, ये एसिड शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। इसकी उत्पत्ति, ये जो एसिड शब्द है इसकी उत्पत्ति इन शब्दों की, इस एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ये जो एसिड शब्द है इसकी उत्पत्ति एसिडस, इससे हुई है। किससे हुई है? एसिडस, जो कि एक लैटिन शब्द है। इसकी उत्पत्ति हुई एसिडस से, जो कि एक लैटिन शब्द है। तो हम लोग देखें अम्ल, इसका अंग्रेजी में नाम है, अंग्रेजी में नाम एसिड है। तो ये एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, ये जो एसिडस है इसका अर्थ होता है एसिडस, इसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसका, ये एसिडस का ये क्या है? अर्थ है। एसिडस का लैटिन शब्द है, एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो प्रत्येक खट्टा पदार्थ जो भी है, हमारे आचारों जो भी खट्टा पदार्थ है, प्रत्येक खट्टा पदार्थ, प्रत्येक खट्टा पदार्थ क्या होना चाहिए? प्रत्येक खट्टा पदार्थ में का ये गुण होना चाहिए। तो गुण क्या है? कि ये खट्टा होना चाहिए। प्रत्येक खट्टा पदार्थ क्या होना चाहिए? ये अम्ल के गुण है, यानी ये प्रत्येक खट्टा पदार्थ जो है हमारा अम्लीय होना चाहिए। प्रत्येक खट्टा पदार्थ अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय, प्रत्येक खट्टा पदार्थ अम्लीय होना चाहिए। अर्थात क्या कहना है कि अर्थात प्रत्येक खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होता है। अर्थात क्या है? प्रत्येक खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं। अर्थात प्रत्येक खट्टे पदार्थ में क्या होना चाहिए? अम्ल की उपस्थिति होना चाहिए। अम्ल उपस्थित होता है। तो देखो हम लोग क्या देखे, अम्ल, इसका इंग्लिश नेम एसिड है। इस एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी प्रत्येक खट्टा पदार्थ जो भी है वो क्या है? अम्लीय होना चाहिए। यानी प्रत्येक खट्टे पदार्थ में अम्ल उपस्थित होना चाहिए। प्रत्येक खट्टे पदार्थ में क्या होना चाहिए? अम्ल उपस्थित होना चाहिए। अम्ल के कुछ उदाहरण हम लोग देखें। अम्ल के उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर HCl है। उदाहरण में HCl आएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, HNO3, ये सब क्या है? अम्ल के कुछ उदाहरण है। ये सब अम्ल के कुछ उदाहरण है। अब हम लोग आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर अम्ल की परिभाषा को देखें। आर्हेनियस के जो सिद्धांत दिए थे उसके अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होनी चाहिए? आर्हेनियस के
सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा देखो। आर्हेनियस ने क्या बोला था? हाइड्रोजन युक्त वे यौगिक, क्या बोले थे? हाइड्रोजन युक्त वे यौगिक क्या करे? हाइड्रोजन युक्त वो यौगिक जिसके जलीय घोल का अगर हम लोग विद्युत विच्छेदन करें, इसका विद्युत विच्छेदन कर रहे हैं, जिसके जलीय घोल का, इसके जलीय घोल का हम लोग विद्युत विच्छेदन कर रहे हैं, जिसके जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर, तो क्या बोले? हाइड्रोजन युक्त वे यौगिक जिसके क्या कर रहे हैं? जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कर रहे हैं, करने पर हमको धनायन के रूप में, करने पर धनायन के रूप में केवल H+ आयन ही मिले। धनायन में सिर्फ एक ही आयन, केवल H+ आयन मिले। हाइड्रोजन युक्त वे यौगिक जिसके जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनायन के रूप में केवल H+ आयन उत्पन्न हो, केवल H+ आयन उत्पन्न हो, उसी को आर्हेनियस ने क्या बोला है? अम्ल कहते हैं। उसी को आर्हेनियस ने क्या बोला? अम्ल बोला। तो हाइड्रोजन युक्त वे यौगिक जिसके जलीय घोल का अगर हम लोग विद्युत विच्छेदन करें धनायन के रूप में केवल H+ आयन, केवल, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि केवल H+ आयन ही उत्पन्न हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? अम्ल बोलते हैं। जैसे अगर HCl है, इसका हम लोग विद्युत विच्छेदन कर रहे हैं, हमको क्या मिलेगा? H+ प्लस Cl माइनस, H+ और Cl माइनस मिला। तो H+ Cl माइनस मिला, धनायन के रूप में एक ही धनायन मिला, वो क्या मिला? H+, जिसके चलते ये क्या है? अम्ल है। जिसके चलते ये क्या है? अम्ल है। अगर हम लोग H2SO4 का विद्युत विच्छेदन करें, यहां पर देखो H+, 2H है तो हमको 2H+ मिलेगा, प्लस SO4 2-। तो यहां पर तो हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत विच्छेदन अगर हो रहा है धनायन के रूप में केवल H+ आयन ही मिल रहा है, अतः जो है ये क्या है? अम्ल है। जो हमको मिल रहा है ये सब अम्ल है। एक और हम लोग विद्युत विच्छेदन देखें। मान लो
NaHSO4, इसका हम लोग विद्युत विच्छेदन कर रहे हैं। जो हमको प्राप्त होगा वो है Na प्लस प्लस H प्लस प्लस ऑफ SO4 माइनस माइनस। यहां पर एक बात ध्यान दो, लिखा है केवल H प्लस आयन मिलना चाहिए, आयन के रूप में क्या मिलना चाहिए, केवल H प्लस। लेकिन यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, H प्लस के साथ साथ Na प्लस भी मिल रहा है। देयरफॉर NaHSO4 ये क्या है, अम्ल नहीं है, ये अम्ल नहीं है। कारण क्या है, कारण यहां पर है कि H प्लस आयन के साथ साथ H प्लस आयन के साथ साथ दूसरा धन आयन Na प्लस का उत्पन्न होना। तो यहां पर देखो ये अम्ल नहीं है, इसके लिए कारण क्या है, यहां पर कारण, ये कारण दिए हैं कि यहां पर H प्लस आयन के साथ साथ दूसरा धन आयन Na प्लस का उत्पन्न होना, इसीलिए ये क्या है, अम्ल नहीं है। NaHSO4 अम्ल नहीं है, कारण यहां पर तुमको दो धनायन मिल रहा है, H के साथ साथ दूसरा धनायन Na प्लस भी मिल जा रहा है, इसलिए ये अम्ल नहीं है। आरएनएस के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन युक्त वे यौगिक जिसके जलीय घोल का अगर हम लोग विद्युत विच्छेदन करें तो हमको धनायन के रूप में केवल H प्लस आयन ही मिले, दूसरा कोई धनायन वहां पर हमको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन NaHSO4 के केस में देख रहे हैं कि H प्लस के साथ साथ Na प्लस भी मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारा अम्ल नहीं है, इसलिए NaHSO4 अम्ल नहीं है। अम्ल को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। अगर हमको अम्ल के प्रकार पूछा जाए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रा अम्ल, एक को बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। एक को हम लोग बोले हाइड्रा अम्ल, एक को बोले ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल कहने का मतलब है कि ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ये दोनों उपस्थित हो, ऐसा अम्ल। ऑक्सी अम्ल में क्या है कि ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सी है, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो। हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल। हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन उपस्थित हो, इसका हम लोग उदाहरण अगर देखें, तो H2SO4
H2SO4 HNO3, ये जो है देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सी अम्ल। अब हाइड्रो अम्ल में देखो यहाँ पर क्या था, ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट था। यहाँ पर हाइड्रो अम्ल कहने का मतलब है ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहना ही है, नहीं तो अलग H प्लस आयन के रूप में अलग क्या होगा, H प्लस आयन के रूप में अलग होने के लिए हाइड्रोजन को उपस्थित रहना ही है। तो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की जगह, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की जगह दूसरा कोई अधातु उपस्थित हो, मतलब ऑक्सीजन छोड़कर दूसरा कोई अधातु उपस्थित हो। हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन छोड़कर दूसरा कोई अधातु प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़कर लिखे तो बेटर है, ऑक्सीजन छोड़कर, ऑक्सीजन की जगह ना लिखकर ऑक्सीजन छोड़कर दूसरा कोई अधातु उपस्थित हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, उदाहरण के तौर पर HCl, यहां पर देखो क्या है, H2SO4, वहां पर हाइड्रोजन के साथ साथ क्या था, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन था। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर है नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की जगह हमको दूसरा कोई अधातु यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे अम्लों को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रो अम्ल। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक है हाइड्रो अम्ल, एक है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल कहने का मतलब है ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, जैसे H2SO4 और HNO3, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। और दूसरा है हाइड्रो अम्ल, ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन छोड़कर दूसरा कोई अधातु उपस्थित हो, जैसे HCl है। यहाँ पर देखो कुछ प्राकृतिक पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल दिया है, जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल है, संतरा है, संतरा में साइट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू है, साइट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल उसमें भी पाया जाता है, टमाटर है, ऑक्जेलिक तथा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली है, टार्टरिक अम्ल पाया गया, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दही या खट्टा दूध बोलो उसमें लैक्टिक अम्ल, जो लाल चींटी का डंक है उसमें मेथेनॉइक अथवा फार्मिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू जो डंक मारता है, बिच्छू के डंक में मेथेनॉइक और अथवा फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, चाय में टैनिक अम्ल है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ प्राकृतिक पदार्थ है और उसमें उपस्थित अम्ल है, ये कुछ प्राकृतिक पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल है। अब हम लोग भस्म में आते हैं। भस्म क्या है, वे पदार्थ, भस्म क्या है, वे पदार्थ जो छूने में, जब हम लोग उसको छुए तो कैसा लगे, वो साबुन जैसा अनुभव देता है। छूने में कैसा लगे, साबुन जैसा, जो छूने में
साबुन जैसा लगे। ठीक, और क्या गुण होना चाहिए कि ये छूने में साबुन जैसा लगे तथा स्वाद तथा इसका जो स्वाद हो वो कैसा हो, इसका स्वाद कड़वा होता है, स्वाद कड़वा हो। तो ऐसा पदार्थ जो छूने में हमको साबुन जैसा लगता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, उसको हम लोग भस्म की कैटेगरी में ले आते हैं। तो भस्म क्या है, वे पदार्थ जो हमको छूने में साबुन जैसा लगे तथा जिसका स्वाद कड़वा हो। तो एक्चुअल में भस्म क्या है, भस्म क्या है, ये धातु के, बोल सकते हो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है। धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड, ये क्या कर रहेगा, अम्ल के साथ, ये अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके ये करेगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया किया तो उत्पन्न क्या करेगा, लवण तथा जल उत्पन्न करेगा। तो मेरा ये क्या है, भस्म क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन इस प्रकार से बोल सकते हैं, वे धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करता है, भस्म कहलाता है। भस्म कहलाता है। और इसका हमको छूने पे कैसा लगेगा, ये साबुन जैसा लगेगा, इसका स्वाद कड़वा होता है। और अगर डेफिनेशन इस प्रकार से देखें कि ये रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, तो ये धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, लवण और जल उत्पन्न करता है। जैसे धातु के ऑक्साइड का अगर हम लोग देखें, जैसे MgO, एक हम लोग ले लिए, क्या लिए, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके साथ H2SO4, H2SO4 हमारा अम्ल है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो MgO के साथ जब H2SO4 का रिएक्शन होगा तो ये बनेगा MgSO4 प्लस H2O, MgSO4 प्लस H2O। तो यहां पर मैं ये किसके लिए देखा, ये धातु के ऑक्साइड, ये क्या है, धातु के ऑक्साइड के बेस पर ये वाला देखा कि ये हमारा MgO ये किसकी कैटेगरी में गया, भस्म की कैटेगरी में गया। तो भस्म है कारण ये अम्ल के साथ रिएक्शन किया, MgSO4 ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक लवण और जल उत्पन्न किया। ये यहां पर ये क्या है, भस्म है, यहां पर ये भस्म है, ये यहां पर अम्ल है, यहां पर ये लवण है और ये जल है। इसी प्रकार हम लोग एक और उदाहरण देखें, हाइड्रोक्साइड बोला गया है।
धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग NH4OH को लिए, NH4OH के साथ HCl का रिएक्शन करवाए। NH4OH ये धातु के हाइड्रोक्साइड है। देखो धातु के हाइड्रोक्साइड है, ये धातु के ऑक्साइड थे, धातु के हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मेरे भस्म की कैटेगरी में जाएगा। ये क्या कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, बन क्या रहा है, NH4 प्लस HCl का Cl इसके साथ मिलेगा तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये एक लवण बनता है, प्लस H2O ये जल बनता है। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोक्साइड जो है ये एक हाइड्रोक्साइड वाला भी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देख लिए। ठीक, तो भस्म एक्चुअल में क्या है, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होंगे जो अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, भस्म लवण तथा जल उत्पन्न करेगा, लवण तथा जल उत्पन्न करेगा। ये छूने में साबुन जैसा लगेगा तथा इसका स्वाद कड़वा होगा। अब हम लोग आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर भस्म की परिभाषा देखें। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर क्या है, जिन यौगिकों का जलीय घोल, भस्म किसको बोलेंगे, भस्म वे यौगिक है जिनके जलीय घोल, भस्म वे यौगिक है जिनके जलीय घोल मतलब जिन यौगिकों का जलीय घोल जिन यौगिकों का जलीय घोल क्या होगा, आयनित होगा, आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है। जिन यौगिकों का जलीय घोल आयनित होकर हाइड्रोक्सिल यानी OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार भस्म क्या है, भस्म वे यौगिक है जिनका जलीय घोल आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। भस्म की परिभाषा इसके अनुसार यही है कि वे यौगिक जिसका जलीय घोल, यहाँ पर थोड़ा सा जिन की जगह वे कर दे, वे यौगिक जिनका जलीय घोल आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन उत्पन्न करे, भस्म कहलाता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार डेफिनेशन ये है। मेनली ये उत्पन्न क्या किया, OH माइनस आयन, और अम्ल के केस में क्या कर रहा था, H प्लस आयन उत्पन्न कर रहा था, जबकि इसके केस में क्या कर रहा है, OH माइनस आयन को उत्पन्न कर रहा है। तो जैसे एक उदाहरण देखें कि Na2O इसका जलीय घोल, मतलब ये पहले जल में घुलित होगा, मतलब H2O के साथ मिक्स होगा, इसका जलीय घोल
ये यौगिक, तो भस्म ये एक भस्म है, इसका जलीय घोल लिए, तो ये जलीय घोल लेकर बना क्या, ये बनाएगा NaOH, 2NaOH। पहले तो इसका जलीय घोल हम लोग लिए, Na2O H2O के साथ मिलकर NaOH बनाया, Na2O H2O के साथ मिलकर क्या बनाया, NaOH बनाया। ये क्या है, भस्म है, इसका जलीय घोल मतलब H2O के साथ मिक्स करके हमको क्या मिला, NaOH मिला। अब ये जो NaOH को फिर ये आयनित होगा, आयनित होने का मतलब है NaOH जब आयनित होकर आयनों में विभक्त होगा तो क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। ये चूंकि OH माइनस आयन दे रहा है इसीलिए ये क्या है, Na2O क्या है, भस्म है। Na2O के साथ H2O मिला, ये इसका जलीय घोल हुआ, NaOH इसका जलीय घोल हुआ। फिर NaOH ब्रेक किया, Na प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पर 2 है, 2 अगर लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन मेरा क्या है, NaOH उत्पन्न हुआ। NaOH क्या है, Na2O और H2O का जलीय घोल है। तो ये NaOH जो उत्पन्न हुआ ये क्या होगा, आयनित होगा, मतलब आयनों में विभक्त होकर आयन उत्पन्न करेगा, आयनों में विभक्त होगा। तो ये NaOH जब आयनों में विभक्त होगा तो Na प्लस और OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर मेन मेरा था OH माइनस उत्पन्न होना, ये चूंकि OH माइनस आयन को उत्पन्न कर रहा है इसलिए ये क्या है, एक भस्म है। Na2O क्या है, एक भस्म है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि NH3 अगर हम लोग देखें, NH3 ये धातु के न तो ऑक्साइड में जाता है ना हाइड्रोक्साइड में जाता है। NH3 ये एक भस्म है, NH3 एक भस्म है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। NH3 एक भस्म है, ये अगर भस्म है तो क्यों है, तो NH3 भस्म इसलिए है कारण NH3 जब ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करता है, लवण उत्पन्न करता है। NH3 क्या करता है, जब अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, पहला है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण उत्पन्न करता है। NH3 एक भस्म है, क्यों, कारण ये NH3 अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण उत्पन्न करता है। जैसे NH3 ये अगर HCl के साथ रिएक्शन करे तो NH4Cl ये लवण उत्पन्न हुआ, ये लवण उत्पन्न हुआ। NH4Cl यहाँ पे लवण है, तो NH4Cl यहाँ पर लवण है, और अम्ल क्या है, HCl है। अम्ल क्या है, HCl है। इसके साथ रिएक्शन करके लवण उत्पन्न किया। और इसका दूसरा क्या है, इसका जलीय घोल, NH3 का जलीय, NH3 क्या है, जलीय घोल में विश्लेषित होकर OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। NH3 का जलीय घोल क्या होता है, विश्लेषित होकर OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। इसका जलीय घोल, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर NH3 का कर दे बेटर होगा, NH3 का, यहाँ पर NH3 लिख दे। NH3 अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण उत्पन्न करता है। और यहाँ पर लिखे NH3 का जलीय घोल विश्लेषित होकर, NH3 का जलीय घोल विश्लेषित होकर, NH3 का जलीय घोल विश्लेषित होकर
क्या बनाएगा, OH माइनस आयन उत्पन्न करता है, OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। इसीलिए NH3 को हम लोग भस्म की कैटेगरी में ले आते हैं। NH3 का जलीय घोल कहने का मतलब है NH3 को हम लोग H2O के साथ मिलाते हैं तो एक्चुअली ये बनता है NH4OH, जो कि ये बनता क्या है NH4OH, जो इस टूट कर मतलब क्या है NH4 प्लस OH माइनस आयन में विभक्त होता है। एक्चुअल ये जो OH माइनस आयन उत्पन्न किया, यहाँ पर ये OH माइनस आयन उत्पन्न किया। NH3 का जलीय घोल NH3 प्लस H2O के साथ एक्चुअल मिलकर बनाया क्या NH4OH, फिर ये विश्लेषित होकर क्या बनाया NH4 प्लस और OH माइनस। ये जो OH माइनस आयन उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम लोग भस्म की कैटेगरी में ले आते हैं। NH3 देखो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाया और इसका जलीय घोल विश्लेषित होकर OH माइनस आयन को उत्पन्न किया, इसीलिए NH3 एक भस्म है, इसलिए NH3 एक भस्म है। ये क्वेश्चन में हो सकता है कि NH3 एक भस्म है, इसको भस्म की कैटेगरी में रखा गया है, क्यों NH3 को भस्म क्यों कहा जाता है? तब हमारा आंसर ये होना चाहिए कि NH3 अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है और NH3 का जलीय घोल विश्लेषित होकर OH माइनस आयन को चूंकि उत्पन्न करता है, इसलिए NH3 एक भस्म है, इसलिए NH3 एक भस्म है। अब आते हैं क्षार पर। क्षार का इंग्लिश नेम क्या एल्कली है। तो एल्कली आखिर क्या है? ये जो भी भस्म जल में घुलनशील होते हैं, जो ये सभी भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। वे सभी भस्म अब देखो भस्म में क्या आते हैं? धातु के ऑक्साइड और या हाइड्रोक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो वे सभी भस्म जो जल में घुलनशील होते हैं, जो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। जो भी भस्म जल में घुलनशील हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो जल में घुलनशील भस्मों को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। इसी के आधार पर हमसे बोला एक सवाल हो सकता है कि सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। यहां पर देखो सभी क्षार भस्म होते हैं, कारण जो भी भस्म जल में घुलेगा वो तो क्षार होगा ही, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। कारण क्या है? जो भी सारे भस्म क्या है? जल में घुलनशील नहीं होते हैं।
क्योंकि सारे भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो सारे भस्म क्या होंगे, क्षार नहीं होंगे। कुछ घुलनशील है, जो घुलनशील है वो क्या है, क्षार होगा। तो ये, और जो भी भस्म जल में घुलनशील होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। इसलिए सभी क्षार क्या होगा, भस्म होगा। क्योंकि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, इसलिए सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग एक सारणी टाइप में देखेंगे। कुछ धातु के ऑक्साइड भस्म है, जैसे सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, जिंक ऑक्साइड ZnO। यहाँ पर घुलनशील धातु के हाइड्रोक्साइड, ये जो घुलनशील है इसलिए क्या है, जल में चूंकि घुलनशील है तो ये क्षार बन गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें आएगा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और कुछ अघुलनशील धातु के हाइड्रोक्साइड है जिसको कि हम लोग भस्म की कैटेगरी में ले जाते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। ये क्या है, धातु के हाइड्रोक्साइड है लेकिन जल में अघुलनशील है, इसलिए ये किस कैटेगरी में जाएगा, भस्म की कैटेगरी में जाएगा। ये घुलनशील है, धातु के हाइड्रोक्साइड घुलनशील है, इसलिए ये क्या है, क्षार है। और घुलनशील धातु के हाइड्रोक्साइड होने के चलते ये क्षार है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, घुलनशील है। जल में घुलनशील होने के कारण ये जो है ये क्षार है। और इधर कुछ धातु के ऑक्साइड के जो कि भस्म की कैटेगरी में आएगा, इसका उदाहरण है सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, जिंक ऑक्साइड ZnO। क्षार को हम लोग मुख्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्रबल क्षार, एक को बोलेंगे दुर्बल क्षार। एक प्रबल क्षार, एक है दुर्बल क्षार। क्षार की कैटेगरी दो टाइप की है। ये क्या है, एक है प्रबल क्षार और एक है दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार कहने का मतलब है जिसके जलीय घोल में अधिक OH आयन उत्पन्न हो, अधिक OH माइनस आयन उत्पन्न हो, अधिक OH माइनस आयन उत्पन्न हो। यहाँ एक किसमें उत्पन्न होगा, जलीय घोल में। जिसके जलीय घोल में प्रबल क्षार उसको बोलेंगे जिसके जलीय घोल में अधिक OH माइनस आयन उत्पन्न हो, इसको हम लोग प्रबल क्षार बोलेंगे। और जिसके जलीय घोल में कम मात्रा में OH आयन उत्पन्न हो, जिसके जलीय घोल में कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न हो, जिसके जलीय घोल में क्या है, कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न हो। तो यहाँ पर अधिक कम एक फैक्टर है प्रबल और दुर्बल के केस में। प्रबल है तो अधिक उत्पन्न होगा और दुर्बल है तो कम उत्पन्न होगा। जिसका जलीय घोल में अधिक हो, जहां पे अधिक OH माइनस आयन उत्पन्न होगा उसको हम लोग प्रबल क्षार की कैटेगरी में रखेंगे। जहां पर कम मात्रा में उत्पन्न होगा उसको हम लोग दुर्बल क्षार की कैटेगरी में रखेंगे। प्रबल क्षार का उदाहरण है KOH, NaOH। KOH और NaOH इसका उदाहरण है। इसके जलीय घोल में प्रबल मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न होता है।
जबकि NH4OH ये दुर्बल क्षार की कैटेगरी में आता है। NH4OH ये दुर्बल क्षार की कैटेगरी में आता है। अब हम लोग अम्ल तथा क्षार के अंतर के बेसिस पे इसको थोड़ा सा देख ले। जैसे मान लो इसका अगर हम लोग स्वाद देखें, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि ये कड़वा होता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल के यहाँ पे अगर जलीय घोल ले, इसका जलीय घोल के क्या होता है? जलीय घोल में यहाँ पर जलीय घोल का विद्युत अपघटन करने पर यानी जलीय घोल एक प्रकार से बोल सकते हो, जलीय घोल लेने पर हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है? H प्लस आयन उत्पन्न होता है, केवल H प्लस आयन उत्पन्न होता है, जबकि इसमें OH माइनस आयन उत्पन्न होता है। एक में अब विद्युत अपघटन अगर करें तो एक में H प्लस, एक में OH माइनस आयन उत्पन्न हुआ। तो इसका स्वाद खट्टा है, इसका स्वाद कड़वा है। और क्या हो सकता है कि यहाँ पर इसको अगर हम लोग रिएक्शन करवाए अम्ल का क्षार के साथ, ये क्षार के साथ ये प्रतिक्रिया, यहाँ पर हम लोग लिखे प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करता है। लवण और जल ये उत्पन्न करता है। तो किसके साथ प्रतिक्रिया किया? अम्ल लवण और जल तो उत्पन्न करेगा, लेकिन अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया किया। ये क्षार के साथ प्रतिक्रिया किया और लवण और जल उत्पन्न किया, और ये जो क्षार है ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि लवण और जल प्रतिक्रिया होगा तो लवण और जल उत्पन्न होगा। अम्ल का अगर क्षार के साथ प्रतिक्रिया होता है, लवण और जल उत्पन्न होता है। और यहाँ पर अम्ल की भास्मिकता आती है। एक पॉइंट होता है अम्ल की भास्मिकता। ये हम लोग थोड़ा सा अलग से देखें, ये अंतर नहीं है, ये एक प्रकार से हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं कि अम्ल की भास्मिकता, जिस प्रकार इसमें अम्ल की भास्मिकता देखेंगे, यहाँ पर यहाँ क्षार के केस में हम लोग देखेंगे इसकी अम्लीयता। जल में घुलनशील भस्म ही क्षार है, तो ये क्या है? भस्म की अम्लीयता देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? भस्म की अम्लीयता, अम्ल की भास्मिकता और भस्म की अम्लीयता, ये एक पॉइंट है, ये थोड़ा सा हम लोग देख ले। तो अम्ल की भास्मिकता कहने का मतलब है
वहां पे उपस्थित विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु, विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु जिसके विस्थापन होने से लवण का निर्माण होगा। विस्थापन योग्य हाइड्रोजन के परमाणु, यहां पर क्या है, विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु। विस्थापन योग्य क्या होगा यहां पर, हाइड्रोजन विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु। और भस्म की अम्लीयता कहने का मतलब है विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल समूह, विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल समूह। विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल समूह, विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल समूह। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह कहने का मतलब है OH की बात हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह कहने का मतलब है OH। और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन को तो तुम लोग जानते ही हो कि यहाँ पर मेन हमारा है H, हाइड्रोजन परमाणु मतलब यहाँ पर है H और यहाँ पर है OH। तो देखो अम्ल की भास्मिकता, अम्ल की भास्मिकता में अगर कोई एक इसको चूज करो कि इसका भास्मिकता कितनी है, जैसे HCl, HCl में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये यहां पर इसकी भास्मिकता HCl की भास्मिकता, HCl एक अम्ल है, इसकी भास्मिकता देखो यहाँ पर विस्थापन योग्य हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो इसकी भास्मिकता 1 हो गई। H2SO4 इसकी भास्मिकता देखो विस्थापन योग्य हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसकी भास्मिकता 2 हो गई, इसकी भास्मिकता 2 हो गई। इसी प्रकार अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें तो NaOH, इसके केस में NaOH की अम्लीयता, NaOH की अगर अम्लीयता देखें, देखो OH कितना है, यहाँ पर 1 है, इसकी अम्लीयता 1 है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इसकी अम्लीयता को देखें, देखो OH कितना है, पर 2 है, तो इसकी अम्लीयता 2 हो जाएगी। तो ये अम्ल की भास्मिकता है, ये भस्म की अम्लीयता है। विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु जितने रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल की भास्मिकता। और वहां पर विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल समूह जो भी रहेगा, जितना परिमाण रहेगा, वो उस भस्म की अम्लीयता होगी। जैसे NaOH में एक ही OH है तो उसकी अम्लीयता 1 हो, CaOH2 में हाइड्रोक्सिल समूह 2 है, इसलिए उसकी अम्लीयता 2 है। यहाँ पर HCl में मैं देख रहा हूं एक ही H है, तो इसकी भास्मिकता 1 है। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो उसके भास्मिकता 2 हो गई। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।